Okay, so expansion policy of Akbar. At first, Akbar took steps to end up the conflict, and I told you I have some questions which I'm going to ask. Not right now. I'll ask after the class. I'll ask about the Akbar. That who was Akbar, and through which sources we get the information about Akbar. Because हमने अकबरनामा के बारे में बात की थी, अकबर एने अकबरी के बारे में बात की थी. So these are the two sources, and Akbar was the son of Humayun. So expansion policy, because Akbar was very able administrator and a king, very able and efficient king. Akbar जो था वो बहुत बड़ा और बहुत able and efficient king था, intelligent king था. So उसकी expansion policy क्या रही? At first जब अकबर ने अपना rule start किया, अकबर took steps to end the conflict within the nobility. अकबर ने किस चीज को खत्म किया? झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जो कि नोबिलिटी के बीच में थी. नोबिलिटी होती है रिच एंड पुअर. जो नोबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट था, नोबल पीपल थे, जो रिच पीपल थे, उनके बीच में. He suppressed the revolt of his half brother Mirza Hakim, the governor of Kabul, and the Uzbek who were unhappy with Akbar's growing stature. So वो suppressed था काफी, मतलब दुखी था, डिप्रेशन में था. He suppressed the revolt of his half brother. उसने अपने ही ब्रदर की रिवॉल्ट को सप्रेस किया, मीन्स उसको हराया, अपने ब्रदर को हराया. एंड उसके ब्रदर का नाम था मिर्जा हाकिम, जो काबुल का गवर्नर था, एंड उज़्बेक का भी, who were unhappy with अकबर, because वो अकबर से अनहैप्पी थे, अकबर से खुश नहीं थे उसके भाई. So then Akbar embarked on an expansionist policy. He entered into conflict with different parts like Rajput in Rajputana, Afghan in Gujarat. So उसने काफी कॉन्फ्लिक्ट्स में एंटर किया. ही एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट मींस उसने झगड़ों को सॉल्व किया, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया. किसके कॉन्फ्लिक्ट्स को? राजपूत इन राजपूताना, अफगान इन गुजरात, एंड बिहार, बंगाल, Bengal and the Deccan kingdoms like Bijapur, Golconda and Ahmednagar. So उनके आपस की जो internal conflicts थे उनमें उसने उनको solve किया अकबर ने. And between 1570 and 1558, Akbar managed to capture the areas of Gujarat, Bihar and Bengal. So अकबर का rule कहाँ start हो गया? गुजरात में, बिहार में and बंगाल में. अकबर ने उनको कैप्चर कर लिया. मैं कैप्चर मीन्स उसको अपने कब्जे में कर लिया, गुजरात को, बंगाल को एंड बिहार. एंड रिड्यूस द पावर ऑफ अफगान्स. वहां पे अफगान की पावर को छीन लिया, रिड्यूस कर लिया. So between 1585 and 1591, Akbar also established his control over Kabul, Kandahar, Kashmir and Sindh. So Akbar was very efficient ruler जिसने और साथ ही साथ उसने काबुल में भी, काबुल जो कि पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के पास था, कंधार, कश्मीर एंड सिंध में भी उसने अपना रूल जो है वो स्टार्ट किया. एंड आफ्टर 1590 अकबर अंडरटूक अ प्लान डेक्कन पॉलिसी टू ब्रिंग दीज स्टेट्स अंडर मुगल रूल. सो इससे हमें पता चल रहा है एक्सपेंशन पॉलिसी क्या थी. एक्सपेंशन में अपने रूल को एक्सपैंड करना, फैलाना, अपने रूल को और ज्यादा बढ़ाना. उसको नाम दिया गया एक्सपेंशन पॉलिसी. ओके. Expansion policy means Akbar expanded his rule over Gujarat, Bihar, Bengal, then Kabul, Kashmir, Sindh. Okay, so this was the expansion policy. And gradually, Mughal territories in the Deccan came to include Ahmednagar, Berar, and Khandesh. So here the question is कि Akbar is from Mughal Empire. Akbar किस empire से belong करता था? Mughal Empire. So Mughal territories बन गई in the Deccan. मुगल टेरिटरीज होती है कि जहां जहां मुगलों का रूल रहा उसको नाम दे दिया गया मुगल टेरिटरीज. सो अकबर एंड द राजपूत, अकबर और राजपूत का आपस में कैसा रिलेशन था? राजपूत जो किंग थे, राजपूत किंग एंड अकबर. अकबर न्यू दैट to have a stable empire he must control the large territories under Rajput king in the neighboring region of Rajputana. अकबर को पता था कि अगर वो अपना एक एम्पायर, अपना एक जो रूल है वो स्टेबल करना चाहता है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा बहुत बड़े बड़े स्टेट्स में, उसको अपनी पावर, अपना रूल लाना पड़ेगा. सो अकबर ट्राई टू विन ओवर द राजपूत. अकबर ने राजपूतों को भी हराया.
उनको ट्राई टू विन ओवर राजपूत वेर एवर पॉसिबल, जहाँ पे उसको लगा कि राजपूत किंग की पावर को खत्म करके उनको हरा के मुझे यहाँ so then he treated them at par with Mughal nobility by marrying Jodha Bai, daughter of Raja Bihari Mal of Jaipur in 1562. So very important question you can underline, by marrying Jodha Bai. So अकबर ने किससे शादी की थी, किससे मैरिज की थी? जोधा बाई. वो किसकी डॉटर थी? राजा बिहारी मल ऑफ जयपुर इन 1562 में उसने मैरिज की है. Akbar displayed his secular policy towards Hindu because अकबर मुगल एम्पायर से था, लेकिन उसने इंडिया में आके जो स्टेट्स पे कंट्रोल किया, सो उसने जयपुर की जो प्रिंसेस थी उससे शादी की, जोधाबाई से. इससे लगता है कि अकबर जो था वो सेकुलर रिलीजन का था. रिलीजन मीन्स उसको ये नहीं था कि मैं मुगल एम्पायर से हूँ तो मुझे हिंदू से शादी नहीं करनी, मुझे राजपूत से मैरिज नहीं करनी है. बिकॉज सेकुलर वो होते हैं जो सारे रिलीजन में बिलीव करते हैं. बिकॉज इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. इंडिया में ऑल रिलीजन्स आर देयर, ऑल टाइप ऑफ रिलीजन, बट फॉरेन कंट्रीज आर नॉट सेकुलर. Okay, so foreign countries are not secular, but in spite of India, so Akbar is also believe in secular policy, and many Rajput kings helped Akbar in expanding and consolidating the Mughal Empire. So Rajput kings ने भी उसकी help की, because उसने जो थी उस प्रिंसेस से शादी की थी जो राजपूत रूलर की बेटी थी, and because Akbar recognized their traditional ruling areas such as Watan, Jagir, and they were given additional Jagirs outside Rajasthan. So Akbar ने कुछ ruling areas को नाम दे दिया Watan, Jagir, and they were given additional Jagirs outside Rajasthan. So राजस्थान के बाहर भी उसने कुछ जागीर्स जो थी बनाई थी. So जागीर is a piece of land. जागीर is a piece of land. एक जमीन का टुकड़ा होता है जिसको नाम दिया था अकबर ने. एंड बैटल विद राणा प्रताप. अब अकबर की जो पॉलिसी थी राजपूत के साथ तो अच्छी रही, बिकॉज यहाँ पे हमने बात की है अकबर का रिलेशन और राजपूत का रिलेशन. बट नाउ वी हैव, वो अच्छा रहा, अकबर का राजपूत के साथ रिलेशन अच्छा रहा, तो अकबर ने राजपूत की बेटी से भी शादी कर ली. सो नेक्स्ट बैटल विद राणा प्रताप. सो राणा प्रताप इज ऑल्सो फ्रॉम राजपूत किंग, राजपूत किंग थे. अब उनके साथ बैटल कैसी हुई उसकी? द ओनली राजपूत किंग हु स्टूड अगेंस्ट, बाकी राजपूत तो उसकी हेल्प कर रहे थे, उसके साथ रिलेशन अच्छे थे, लेकिन राणा प्रताप जो थे वो अकबर के अगेंस्ट थे. राणा प्रताप वॉज अगेंस्ट अकबर, द रूलर ऑफ मेवाड़. सो राणा प्रताप जो थे वो कहाँ के रूलर थे? मेवाड़ के. यू कैन अंडरलाइन, राणा प्रताप वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़ and his son Amar Singh. Okay, so Akbar captured Chittor in 1568 and Ranthambore in 1569. अकबर ने चित्तौर को अपने कब्जे में किया, रैंथमबोर को अपने कब्जे में किया. The famous battle of हल्दी घाटी was fought between the Mughals and the Rana Pratap in 1576. Underline this. मुगलों के बीच में और राणा प्रताप, अकबर मुगल एम्पायर से था और राणा प्रताप के बीच में जो फेमस बैटल हुई थी उस बैटल का नाम बैटल ऑफ हल्दी घाटी. तो ये क्वेश्चन आपको इंटरनल्स में आ सकता है, दैट बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन विच रूलर्स. बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन विच रूलर्स. तो रूलर्स कौन थे? मुगल्स एंड राणा प्रताप. So the Mughal army was led by Man Singh of Amber. मुगल आर्मी के जो लीडर थे उस टाइम पे वो मान सिंह थे. राणा प्रताप सिंह डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय अकबर डिड नॉट सबमिट. डिड नॉट सबमिट मींस राणा प्रताप जो है वो नहीं जीत पाया. एंड राणा वाज एबल टू recapture many of his lost territories from the Mughals including कुंभलगढ़. सो राणा ने क्या किया उसके बाद, जब हारने के बाद दोबारा से उनको रिकैप्चर किया. रिकैप्चर मींस दोबारा से उसको अपने कब्जे में ले लिया. पहले राणा प्रताप हार गया, डिफीट हो गया, देन ही वाज एबल. एबल मींस वो एबलफुल रहा, वो सक्सेसफुल रहा रिकैप्चर करने में.
and from the Mughal including Kumbhalgarh, he established his new capital at Chavand and was thus able to secure the honor of Mewar. So उसको फिर से honor मिल गया मेवाड़ का. So next ruler is Jahangir. Okay. बिकॉज ये था अकबर के बारे में कि अकबर ने राजपूतों के साथ कैसा रिलेशन रखा और जो राजपूत रूलर उसके अगेंस्ट था उसके साथ क्या क्या किया. ओनली वन रूलर अगेंस्ट अकबर, दैट वाज, वो कौन था? राणा प्रताप. तो नेक्स्ट रूलर वी हैव जहांगीर. जहांगीर सन ऑफ अकबर. तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी है, जितने भी रूलर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो आगे उनके बेटे ही हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हमने हुमायूं के बारे में बात की, तो हुमायूं का आगे बेटा अकबर. फिर अकबर के बारे में पढ़ा और अकबर का आगे कौन बेटा आया? जहांगीर. तो आगे जब उनकी एज होती जाती है, जब वो लड़ने में या फाइट में एबल नहीं होते हैं, तो उनके जो आगे सन हैं वो आगे क्या करते हैं, उस थ्रोन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिल जाती है. So Jahangir was the son of Akbar, came to the throne after Akbar's death. अकबर की डेथ के बाद उसको सारा कुछ मिला. He was known for his impartial justice to his people. और जहांगीर जो था वो impartial justice क्या होता है? सबको इंसाफ देना. Partial justice होता है कि इंसाफ तो किया लेकिन partial था. ठीक है, मतलब कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग खुश नहीं थे. और impartial justice means वो इस चीज के लिए बहुत फेमस था कि लोगों के साथ कभी भी वो मतलब इम्पार्शियल जस्टिस मतलब पार्शियल जस्टिस नहीं करता था, सबके साथ इक्वल ही उनको राइट्स देता था. सो ये था जहांगीर irrespective of their religious faith. He continued Akbar's policy and earned respect. So he continues Akbar policy. उसने भी अपने फादर की जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू किया कि सबके साथ रिलेशन अच्छा बनाना है. एंड अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल स्पेयर्स ऑफ द सोसाइटी. जैसे अकबर को अभी भी रिस्पेक्ट मिलती है कि अकबर वाज अ वेरी एबल एंड सेक्युलर रूलर. तो जहांगीर ने भी अपने पापा की, अपने फादर की जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू किया और अपने लिए रिस्पेक्ट जो थी वो लोगों से ली. And Mughal ruler under Jahangir was noted for political stability, brisk economic activity, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स. सो मुगल रूल जो था जहांगीर के अंडर, बिकॉज अकबर के बाद जहांगीर मुगलों का जो था वो रूलर बना. तो जहांगीर के टाइम पे उसने अपने फोर फादर्स के रूल को, मुगल एम्पायर के रूल को कैसा रखा? उसने अपने फादर के रूल को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मीन्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाया. किसी को भी, कोई भी मिनिस्टर को ये नहीं लगा कि हमारा रूलर अच्छा नहीं है, जहांगीर अच्छा नहीं है. तो उसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रखी. उसने ब्रिस्क इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस काफी अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करवाई. फार्मर्स को काफी अच्छे क्रॉप्स के लिए या उसके टाइम पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी उस स्टेट्स में वो काफी अच्छी थी. ब्यूटीफुल पेंटिंग्स भी उन्होंने, मॉन्यूमेंट्स भी जहांगीर ने काफी बनाए. अगर अकबर ने बनाए हैं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, अकबर के नाम के बहुत सारे किले, बहुत सारे फोर्ट आपको अगर देखने को मिलते हैं, तो आगे उसके बेटे ने भी, जहांगीर ने भी बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनवाए. And by the beginning of the 17th century, the Mughal Empire had acquired unparalleled military strength and economic prosperity. So जैसे ही बिगनिंग हुई मुगल एम्पायर की, तो जो जहांगीर के टाइम पे, तो उसको काफी मिलिट्री की स्ट्रेंथ मिली. उसने अपने रूल में मिलिट्री के ज्यादा पर्सन्स को रखा. और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीन्स लोग जो थे वो इकोनॉमिकली साउंड थे. प्रॉस्पेरिटी मीन्स साउंड. लोगों को ये नहीं लगता था कि हमें हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है. तो जो लोग थे वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर थे. ओके, प्रॉस्पर. So Jahangir's reign was, however, marked by several revolts. Several revolts means काफी ज्यादा लड़ाइयां भी हुई उस टाइम पे. गुरु अर्जुन देव was martyred during this period. So उस टाइम पे गुरु अर्जुन देव जो थे वो मार्टियर हुए, शहीद हुए. किसके पीरियड में हुए? जहांगीर के रूल के टाइम पे. मुगल रूलर जहांगीर उसके टाइम पे गुरु अर्जुन देव was martyred, thus alienating the Sikh community. Even Jahangir's son, Prince Khurram, rebelled against him in the last years of his reign. So, उसने क्या किया? जहांगीर के अपने बेटे ने ही
अपने बेटे ने क्या किया, रिबेल अगेंस्ट हिम इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रियन। सो उसके अपने बेटे ने भी अपने फादर के साथ काफी रिबेल किया, बदला लिया उसके लास्ट रियन के टाइम पे, लास्ट रूलिंग टाइम पे। So during Jahangir's time, European traders had started coming to India. जहांगीर के टाइम पे, बिकॉज जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए उससे पहले किंग रूल था, मुगल रूल था, या जो भी डायनेस्टीज हमारे इंडिया में थी। बट जहांगीर के टाइम पे यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडिया में एंटर करना स्टार्ट कर दिया था, यूरोपियन ट्रेडर्स ने। And in 1608, Captain William Hawkins, a representative of the East India Company, came to Jahangir's court because ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इंडिया में जो फॉरेन रूलर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने इंडिया को क्या बनाया, अपना स्लेव बनाया। सो जहांगीर के टाइम पे ही उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया था। द फर्स्ट एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट वाज सर थॉमस रो, हु केम इन 1615। सो थॉमस रो जो था वो फर्स्ट एम्बेसडर था। एम्बेसडर कौन होता है, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो वो मुगल के कोर्ट में आया 1615 में, and he was able to secure many trading facilities for the British traders, and the first English trading post was established at Surat. तो वो ट्रेडिंग, उनका पर्पस क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या करने आई थी, ट्रेड करने। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया में ट्रेड के लिए आई थी, व्यापार के लिए आई थी, बिकॉज वो चाहती थी कि हम आपको कुछ फैसिलिटी देंगे तो आप भी हमें इंडिया से फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। सो जहांगीर ने ऐसा ही किया, जहांगीर ने उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की, और जहांगीर के टाइम पे फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट जो थी वो एस्टैब्लिश की गई सूरत में। Okay, so next we have Shah Jahan. So after his father's death, Shah Jahan और प्रिंस खुरम, तो शाह जहां का नाम भी है प्रिंस खुरम। शाह जहां after his father's death, so Shah Jahan was the son of king. Shah Jahan was the son of Jahangir. Shah Jahan किसका बेटा है, जहांगीर का। Shah Jahan was the son of Jahangir, and Shah Jahan was also known as Prince Khurram. प्रिंस खुरम भी हम उसको बोलते हैं, असेंडेड द थ्रोन इन 1628। उसने अपने फादर की जो फादर का रूल जो है उसको कंटिन्यू किया 1628 में। he faced two major revolts during the early part of his rule by खान जहां लोधी, और उसको टू रिवॉल्ट्स होते हैं युद्ध, उसने टू रिवॉल्ट्स जो थी अपने टाइम पे फेस की। और वो किसने की थी, फर्स्ट रिवॉल्ट जो ओके, सो फर्स्ट खान जहां लोधी के साथ, और सेकंड बाय जुजार सिंह ऑफ बुंदेलखंड, जुजार सिंह ऑफ बुंदेलखंड, दो लोगों के साथ उसने रिवॉल्ट की है, यू कैन अंडरलाइन। देयर वाज फेमाइन एंड प्लेग इन लार्ज पार्ट्स ऑफ गुजरात, खानदेश एंड डेक्कन, इन व्हिच थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। और उस टाइम पे फेमाइन एंड प्लेग, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो उस टाइम पे शाहजहां के टाइम पे कौन सा वायरस है, कौन सी डिजीज थी, फेमाइन एंड प्लेग, गुजरात, खानदेश और डेक्कन वाली साइड, और काफी थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड उसकी वजह से। And Abdul Hamid Lahori described in his account the strategies adopted by Shah Jahan to control situation of famine and plague. So शाहजहां ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी फेमाइन और प्लेग को रिमूव करने के लिए। लाइक अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने लॉकडाउन की स्ट्रेटजी पकड़ी हुई है, कोरोना वायरस को रिमूव करने के लिए लॉकडाउन की स्ट्रेटजी वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो शाहजहां ने जब देखा कि मेरे एरिया में काफी लोग मारे जा रहे हैं इस बीमारी के कारण, फेमाइन एंड प्लेग के कारण, तो शाहजहां की क्या पॉलिसी थी, ये कौन डिस्क्राइब, किसने डिस्क्राइब किया है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने अपने अकाउंट में, अकाउंट मीन्स अपनी बुक्स में उसको डिस्क्राइब किया है, अब्दुल हामिद लाहौरी। So the Nizam Shahi dynasty of Ahmednagar was brought under Mughal control by Shah Jahan. So निजाम शाही डायनेस्टी जो है अहमदनगर की, उसको शाहजहां ने कंट्रोल में किया। The Deccan Sultanate of Bijapur and Golconda accepted his supremacy in 1636. He reconquered Kandahar in 1638 and routed the Uzbek at Balkhan in 1647. So he also annexed the regions of Kamarapua, Kamaru, Kamarupa
and in Assam. Shah Jahan shifted the capital of Mughal Empire from Agra to Delhi. So very important कि उनकी मुगल एम्पायर की जो कैपिटल थी इसको आगरा से दिल्ली में किसने शिफ्ट किया? शाहजहां ने. बिकॉज उसके फादर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे या अकबर के टाइम पे जो उनका मुगल एम्पायर था उसकी कैपिटल मीन्स मेन, उनका जो एक तरह का ऑफिस हम उसको बोल सकते हैं, उनका मेन जो रूल था वो आगरा में था. आगरा से ही वो हर स्टेट में कंट्रोल करते थे. स्टार्ट आगरा से करते थे, उनका मेन जो फोर्ट था वो आगरा में होता था. बट शाहजहां ने मुगल एम्पायर सो शाहजहां ने क्या किया, उसको अपने कैपिटल को शिफ्ट किया. लाइक यू कैन से कि अभी हमारी दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल है बिकॉज हमारा सारा ऑफिशियल वर्क कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में. हमारा ऑफिशियल वर्क न्यू दिल्ली में होता है. सो मुगल्स का ऑफिशियल वर्क कहाँ होता था? आगरा में. तो शाहजहां ने उसको आगरा से शिफ्ट करके दिल्ली में लेके गया एंड रूल्ड फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किला जिसको हम बोलते हैं. सो लाल किला जो है ये मुगल एम्पायर का मॉन्यूमेंट है. लाल किला, रेड फोर्ट, ये मुगल एम्पायर का मॉन्यूमेंट है और इसको मुगल्स ने ही बनवाया है. और वहीं से वो क्या करते थे, इसको रूल करते थे अपने डायनेस्टी, अपने एम्पायर को. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव औरंगजेब. औरंगजेब को मैं भी डिस्क्राइब नहीं करूंगी बिकॉज जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको जो प्रीवियस वन है वो आपके माइंड से वॉश होता जाएगा औरंगजेब के बारे में. और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, मीन्स जब भी हमारी क्लास होगी, because this chapter is very vast. Mughal administration is also very vast and this is on 2 pages or 3 pages में है, इसको describe किया गया है. So we will start this in our next class. Okay, so here I am going to unmute you for your questions. Those who want to ask, you can raise your hand and I'll unmute you. Just give me 1 second. Okay, Vedanshi Chopra. Vedanshi, you are unmuted. Excuse me, ma'am. Why? Yes. Ma'am, why Shah Jahan was against his father? Why Shah Jahan against his father? Because they want to become a ruler in his own state. वो भी चाहते हैं कि हमारे फादर से ज्यादा बड़े रूलर हम बने. That was the only reason कि जो previous rulers होते थे वो अपने father के against चले जाते थे. Okay. Okay, ma'am. Next, Priyanshi Sharma. Priyanshi, you are unmuted. Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask that what is the meaning of ambassador? Please pronounce the spelling or say the spellings alphabetic wise. Which spelling you are asking? Or say the page number, then I'll find. Priyanshi, are you there? Priyanshi, are you there? I have to ask from others also. Why you are wasting time? Priyanshi has muted herself again. Okay, Ranveer Kaur, it is written here. You are unmuted. Yes, ma'am. Yes, ma'am, I want to ask the meaning of recapture. Recapture means again capture. Capture का meaning क्या होता है? You can capture the pictures ना? आप pictures लेते हो? Yes, ma'am. पिक्चर्स कैप्चर करते हो मतलब आपने उस पिक्चर को क्या कर लिया, अपने फोन में कैप्चर कर लिया, अपने फोन में उसको रिकॉर्ड कर लिया. तो रिकैप्चर कैप्चर मींस रिकॉर्ड करना, उस पे अपना कंट्रोल करना. एंड रिकैप्चर मींस अगेन रिकैप्चरिंग, अगेन कंट्रोल. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so here I'm going to end up the meeting because we have already started 3-4 minutes before. So in our
class we will continue the topic. You can read also. Please, it's my earnest request to you, because अगर आप read नहीं करोगे, आपको जो भी मैंने explain किया है वो सारा भूल जाएगा. उसमें से एक भी word, एक भी line या कुछ भी जो भी मैंने explanation या story आपको बताई है वो कुछ भी याद नहीं रहेगी. Please read it again. उसको एक दो बार underline कर लो main points को, और main points को ही पढ़ो. सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, main points को पढ़ोगे कि शाह कैसा ruler था, किसका बेटा था. इन main points को एक बार अपने mind में रखोगे, and you will not forget in your exams. So here I am going to end up the meeting. Bye, and please fill the feedback form after the class. अमेंड करो मीटिंग फिर. रुको 2 मिनट. मैम आएगी. हाँ. I have unmuted all of you. नहीं वो तो end the meeting. कर दूं मैम आएगी. हाँ कर दो मैम चले गए हैं. कर दो मैम चले गए हैं. चलो ठीक है मैं कर रही हूँ. सेंड कर दिया. हेलो. नहीं मैम